भारतीय नौसेना अपना लोहा पूरे विश्व में मना रही है। आज नेवी डे है और इसीलिए हमारे साथ बात करने के लिए नेवी चीफ एडमिरल डी के त्रिपाठी हैं। सर, इंडिया टीवी से बात करने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले थैंक यू मनीष। बात की कि ऑपरेशनल कैपेबिलिटी भारतीय नौसेना की इस समय पूरे विश्व में अलग अलग मोर्चों पर दिखाई दे रही है। कैसे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जो कैपेबिलिटी है हमारी ऑपरेशनल वो और बढ़ रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके द्वारा आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी को नौसेना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि भारतीय नौसेना है, भारतीय की नौसेना है, तो उनको भी हैप्पी नेवी डे। मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडियन नेवी ये एक कंटिन्यूम है और ये एक प्लान के हिसाब से चलता है। तो हमने सबसे पहले मैरीटाइम कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान बनाया था, 15 साल का होता था। फिर वो तीनों सर्विसेज ने इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान बनाया और उसके हिसाब से अब हमारा मॉडर्नाइजेशन प्लान चल रहा है। जो कुछ अभी तक हुआ है वो तो आपको पता ही है। हम लोग ने किस तरह के प्लेटफॉर्म्स अपनी नौसेना में इंडक्ट किए हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमें ऐसी नेवी बनानी है कि जो हमारे सामुद्रिक हितों की रक्षा पूरी तरह से कर सके, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी ना। उसके लिए हमें एक मल्टी डायमेंशनल फोर्स चाहिए जो कि नेटवर्क्ड हो और दूसरी जो हमारी सर्विसेज हैं, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, उनके साथ काम कर सके। तो उसके हिसाब से हमारा मॉडर्नाइजेशन प्लान चल रहा है। सर, ये देखा गया कि ख़ास तौर पे चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर हो, सबमरीन्स हो, शिप्स हों, या फिर उसके बाद क्योंकि भारतीय नौसेना के पास एयरक्राफ्ट भी हैं, उसके अलावा जो मार्कोस कमांडोज भी हैं और एम्फीबियस ऑपरेशंस पे आपको महारत है। आने वाले दिनों में और कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे जो कि भारतीय नौसेना को और सशक्त बनाया जाएगा, चाहे उसमें रफाल मरीन की बात है या MQ-9 की है या फिर आने वाले टाइम पे सबमरीन्स और बाकी प्लेटफॉर्म्स? बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि मल्टी डायमेंशनल फोर्स, सरफेस, सब सरफेस, एयर, और अभी दो और महत्वपूर्ण डोमेन जुड़ गए हैं, वो है साइबर एंड स्पेस। और जैसा कि आपने बोला कि हमें अभी कुछ सप्ताह पहले पिछले महीने MQ-9 का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, वो बहुत ही कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट रहेगा तीनों सर्विसेज के लिए। वो ट्राई सर्विसेज केस था और गवर्नमेंट ने हमें 2 SSN बनाने की भी मंजूरी दे दी है। तो ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट है। इसके अलावा चाहे वो सरफेस प्लेटफॉर्म्स हो इन टर्म्स ऑफ फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, या फिर सबमरीन्स हो या फिर एयरक्राफ्ट हो, ऐसे के मैन्ड और अनमैन्ड दोनों ही, हर दिशा में हमारा काम चल रहा है। और आपने एम्फीबियस कैपेबिलिटी के बारे में बात की, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें 4 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक हमारी सेना में आए और उसके लिए जो एक्विजिशन प्रोसेस है वो अभी शुरुआत हो चुकी है उसकी। सर, मॉडर्न वॉरफेयर और मॉडर्न थ्रेट्स जो हैं उसको कैसे असेस कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ये जो नेबर्स हैं हमारे, जिनके साथ हम एक्सरसाइज भी करते हैं, वो अनस्टेबिलिटी वहाँ पे रही है, चाहे एग्जांपल श्रीलंका का हो या कोई सी स्पाई शिप की प्रेजेंस हो। हम इंटरनेशनली अलग अलग जगहों पर अपना डोमिनेंस दिखाते हैं, हमारे शिप भी हैं। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, कैसे मॉनिटर कर रहे हैं, क्या एनालिसिस है इस पर आपका? देखिए, नेचर ऑफ वॉरफेयर जो है वो तो उसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि नेचर ऑफ वॉरफेयर जो हम देख रहे हैं, जो कई सालों पहले था, कई सदियों पहले था और आज भी वही है, जिसमें कि डैमेज होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, अनफॉर्चुनेट लॉस ऑफ लाइफ भी होता है और काफ़ी शक्ति का प्रदर्शन होता है। लेकिन कैरेक्टर ऑफ वॉरफेयर चेंज हो रहा है। तो मुझे ज्ञात है कि कुछ दिनों पहले हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने आई थिंक लोकसभा में बोला था कि युद्ध के रूप बदल रहे हैं, संसाधन बदल रहे हैं, शस्त्र बदल रहे हैं, टेक्निक बदल रहे हैं। आई थिंक ये बिल्कुल सही है और भारतीय नौसेना ने भी इसको बहुत क्लोजली अध्ययन किया है कि किस तरह से वॉर फाइटिंग टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स आर चेंजिंग एंड देयरफॉर द कैरेक्टर ऑफ वॉरफेयर इज चेंजिंग। ये आज से नहीं है। हमने सबसे पहले देखा था कि अज़रबैजान आर्मेनिया वॉर में कुछ इसके लक्षण दिखे थे,
फिर रूस और यूक्रेन में और हमें उसका ज्ञान प्राप्त हुआ। और अभी जो पिछले 7 अक्टूबर 2023 से जो वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट में हो रहा है, वहाँ पर किस तरह के चाहे वेपन्स हो, चाहे वो इक्विपमेंट हो, चाहे टेक्निक्स हो, चाहे टैक्टिक्स हो, क्या यूज़ हो रही हैं, उसका भी हम बहुत क्लोजली अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए हम अपनी नौसेना में ऐसी कैपेबिलिटी लाना चाहते हैं जिससे कि हम लोग टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करें और ऐसी स्थिति ना पाए कि हमें सरप्राइज़ होना पड़े। तो हम उस स्थिति में हरदम रहना चाहते हैं कि हम किसी भी समस्या को, कोई भी ऐसी जो समस्या हमारे सामने आए, उसको हम रिस्पॉन्ड कर पाएँ इंस्टेड ऑफ रिएक्ट करें। और उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें एक स्टेप आगे रहना पड़ेगा और सोचते रहना पड़ेगा कि हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है और उसके स्वरूप अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा। सर, प्रधानमंत्री भी हमेशा जिक्र जब भी आत्मनिर्भरता का करते आए हैं तो भारतीय नौसेना का जिक्र करते हैं वो। तो आत्मनिर्भरता को लेकर आपका आगे का क्या प्लान है? और प्लान 2047 जिसका जिक्र हमेशा किया जाता है, उसके पाइपलाइन में आने वाले दिनों में और हमें क्या देखने को मिलेगा? भारतीय नौसेना हरदम ही आत्मनिर्भरता में विश्वास करती रही। आज से नहीं, करीब 6 दशकों पहले से। आपको ज्ञात होगा कि हमारा जो पहला इंडिजिनस शिप था वॉरशिप नेवी के लिए 1961 में बना था। और जो पहला वॉरशिप जो कि एक वेपन कैपेबल प्लेटफॉर्म था, वो 1972 में INS नीलगिरी कमीशन हुआ था, मझगांव डॉक लिमिटेड ने किया था। वो तो 20-25 साल अपनी सर्विस करने के बाद फिर उसको रिटायर कर दिया गया। लेकिन अब फिर नए रूप में INS नीलगिरी बहुत सशक्त जहाज रेडी हो गया है ऑलमोस्ट कमीशनिंग के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआत तक ये हमारी नौसेना में अंदर आ जाएगा। उसके अलावा आत्मनिर्भरता के लिए हमने ऑलरेडी कमिट कर रखा है कि 2047 तक भारतीय नौसेना पूरी तरह से आत्मनिर्भर रहेगी। आज मैं आपको बता दूं कि हमारे 65 जहाज, शिप्स एंड सबमरीन्स अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसमें 63 जो हैं वो भारतीय शिपयार्ड से बन रहे हैं, चाहे वो DPSUs हों, PSUs हों या प्राइवेट शिपयार्ड्स हों। उसके अलावा 31 शिप्स एंड सबमरीन्स की एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी हमें और मिली है और अभी वो भी जब बनेंगे वो इंडिजिनसली ही बनेंगे। तो मेरा ये पूरा मानना है कि फ्यूचर में हमें कोई जहाज, शिप या सबमरीन कहीं बाहर से लानी नहीं पड़ेगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एयरक्राफ्ट जो हमारे हेलीकॉप्टर्स हों, चाहे यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हों, चाहे मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हों, डेक बेस्ड हेलीकॉप्टर्स हों, डेक बेस्ड फाइटर्स हों, उनको भी इंडिजिनसली कंस्ट्रक्ट करने की, बनाने की हम लोग पहल कर रहे हैं। सर, चूँकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है, जब हम देखते हैं तो पिछले दिनों एंटी पायरेसी के बड़े ऑपरेशंस आपने किया। उसके अलावा जो ड्रग्स का एक बड़ा सिंडिकेट था जिसको लेकर बहुत बड़ा चैलेंज और थ्रेट था, उसको न्यूट्रलाइज किया। तो इसको देखते हुए ब्लू वाटर और इंडियन ओशन रीजन को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उसको कैसे आप सिक्योर कर रहे हैं और ये जो थ्रेट है इसको कैसे असेस करते हुए न्यूट्रलाइज कर रहे हैं? देखिए, किसी भी नौसेना जो सक्षम नौसेना होती हैं उनके कई कार्य होते हैं और सबसे पहला ऑफ कोर्स है कॉम्बैट रेडीनेस, कि अगर ज़रूरत पड़े तो सबसे पहले तो हमें डेटर करना है कि कोई हमारा एडवर्सरी हमारे मैरीटाइम इंटरेस्ट, हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर आँच ना ला सके। और अगर वो डेटरेंस फेल हो गया तो फिर टू विन द वॉर एट सी डिसाइसिवली, तो सबसे पहला काम हमारा वो है कि हमें हर तरह से ये तैयार रहना है और हमारी पूरी कोशिश यही है, हमारा फोकस यही है। मेरा जो आदेश है हमारे ट्रूप्स के लिए, हमारे शिप्स के लिए, यही है कि हमें कॉम्बैट रेडीनेस के ऊपर पूरा ध्यान देना है। लेकिन उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें मैरीटाइम डोमेन में होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए और उनको रोकने के लिए, जैसे कि आपने पायरेसी बोला, नार्को ट्रेडिंग बोला, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोला, IU फिशिंग जैसे है, इस तरह के मैरीटाइम टेररिज्म है जैसे, इस तरह के बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे नॉन स्टेट एक्टर्स करते हों,
उनको रोकना भी बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पर हमारी नौसेना पिछले, जैसे आपने बोला, 1 साल से बहुत ही ज़्यादा साउथ वेस्ट इंडियन ओशन रीजन में एक्टिव है। जो ये अग्निवीर हैं या फिर जो वुमेन ऑफिसर्स हैं जो कि शिप इस समय कमांड कर रही हैं, और आने वाले दिनों में और कितना ये डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है आपको, खासतौर पे भारतीय नौसेना में? देखिए, हमने तो 2 साल पहले ही ये डिसीजन ले लिया था कि वुमेन एंट्री ऑल कार्डर्स, ऑल रैंक्स को खोल दिया था, एक्सेप्ट समरी नाम में हमने अभी नहीं खोला है। बाकी चाहे वो हवा में हो, चाहे सतह में हो, चाहे अशोर में हो, कोई भी हमने पाबंदी नहीं ला रखी है। और मैं कुछ दिन पहले ही अभी चिल्का में गया था, तो वहाँ पासिंग आउट परेड में देखा था जो वुमेन अग्निवीर हैं, उनका जो उत्साह है देखने लायक था। और उनसे ज़्यादा जो उनके पेरेंट्स थे, उनसे जब मैंने बात की तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे कि हमारी लड़की को क्या आपने चेंज कर दिया 4 महीने की ट्रेनिंग के बाद। और कुछ दिन पहले, अभी 1-2 दिन पहले ही मैं इंडियन नेवल एकेडमी में जो हमारे ऑफिसर्स पासिंग आउट परेड में गया था, वहाँ पर भी वही सीन देखने को मिला कि हमारी जो लेडी ऑफिसर्स हैं ट्रेनिंग कर रही हैं, वो बिल्कुल अपने बलबूते पे ऐसा इम्प्रेशन दे रही हैं वहाँ पर और परफॉर्मेंस दे रही हैं। इनफैक्ट एक लेडी ऑफिसर कैडेट ने 2 मेडल जीते वहाँ पर, और मुझे ये मेडल प्रदान करते हुए बहुत खुशी हुई। सो मेरा ये मानना है कि अगले आने दिनों में, अगले सालों में ये जेंडर न्यूट्रल फोर्स होगी, और जो जिस जॉब के लिए सक्षम है उसको चूज़ किया जाएगा विदाउट सीइंग वेदर इट इज़ वुमेन और मैन। सर, मेरा एक आखिरी सवाल, क्योंकि शुरुआत भी मैंने ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस और कैपेबिलिटी से की थी, तो चूँकि आने वाले दिनों के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, चाहे इजराइल का देखें या फिर यूक्रेन का या उससे पहले अज़रबैजान का, तो ऐसे में थ्रेट असेसमेंट को देखते हुए जो हमारे सबमरीन्स हैं या शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, मिसाइल्स हैं, इसको कैसे और इंटैक्ट कर रहे हैं ताकि इंटीग्रेटेड तौर पर जॉइंटमेंटशिप भी दिखाई दे भारतीय नौसेना की, वायुसेना और आर्मी के साथ? हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस बात को आपको मान के चलिए कि कहीं न कहीं कोई न कोई अभ्यास कर रहा है उस बात के लिए, जिस बात के लिए आप कर रहे हैं कि हमारी नौसेना हरदम सक्षम रहे। और देयर इज़ ए स्ट्रक्चर बाय विच दिस थिंग हैपन्स पीरियडिकली, कमांड वाइज भी होता है और पूरी नेवी वाइज भी एक्सरसाइज होती हैं, जिससे हम लोग ये असेस कर पाएँ कि हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस, कॉम्बैट रेडीनेस कितनी सक्षम है। तो इंट्रा नेवी में तो हमें कई सालों का तजुर्बा है कि किस तरह से हमें रेडीनेस रखनी है और उसको और कैसे अच्छा करना है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज़ प्लेइंग ए ह्यूज रोल नाउ एंड टेक्नोलॉजी इज़ गैलपिंग एवरी डे, देयर इज़ समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग। और उस टेक्नोलॉजी के ऊपर को किस तरह से हमें अपने नौसेना में लाना है और जल्दी जल्दी लाना है, तो उसके लिए हमने ऑफ कोर्स देयर इज़ ए स्ट्रक्चर, बट हमने और उसको फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए 2 टास्क फोर्स, स्पेशल टास्क फोर्स गठित की है अंडर 2 स्टार रियर एडमिरल, और उनका काम है कि वो डिफेंस इकोसिस्टम में जाएं और वहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजीज़ ढूंढें, चाहे वो स्टार्टअप्स हों, चाहे वो MSMEs हों, चाहे बड़ी कंपनीज़ हों, जो हमें ज़रूरत है और जिनका हम अपनी कैपेबिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं एनहेंसमेंट करने के लिए। तो टेक्नोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट और उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जितने चैलेंजेस हैं, चाहे वो अनमैन्ड थ्रेट हों, उनको कैसे डील करना है, बोथ ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव, उसका ज़्यादा अध्ययन हो रहा है यहाँ पर। सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको नौसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सर। थैंक यू वेरी मच, और आपको भी सर।